Hello everyone, this is me Dr. Sadaf Amreen and this is the third part of पॉलीहाइड्रोमनॉस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं पॉलीहाइड्रोमनॉस की रिजल्ट में। तो जैसा कि हम बताएंगे इसके अंदर कुछ मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कुछ फीटल्स। तो सबसे पहले देखते हैं मैटरनल जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो क्या होती है। यहाँ पर प्रीक्लैम्शिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, माल प्रेजेंटेशन होता है एंड परसिस्टेंस ऑफ फ्लोटिंग हेड, ठीक है ना। प्रीमैच्योर रप्चर हो जाती है मेम्ब्रेन और प्रीटर्म लेबर होती है, साथ ही साथ स्पॉन्टेनियसली और इंड्यूस होती है, ठीक है ना। एक्सीडेंटल हेमरेज होता है और ड्यू टू किस वजह से इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एम्प्टिंग यूट्रस बीनीथ द प्लासेंटा। ये सारे कॉज जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर मदर में ये डेवलप हुए। आप इसको इस तरीके से याद रखते हैं, PPAM यानी प्रीक्लैम्शिया, माल प्रेजेंटेशन, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रीटर्म लेबर और एक्सीडेंटल हेमरेज हो सकती है। लेबर के दौरान मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेबर के टाइम में हो सकता है कि जल्दी रप्चर हो सकती है मेम्ब्रेन यानी अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। दूसरा क्या हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स कर सकती है, यूट्राइन इनर्शिया हो सकता है और ऑपरेटिव डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। क्यों? ड्यू टू माल प्रेजेंटेशन। अब माल प्रेजेंटेशन है तो नॉर्मल डिलीवरी तो होगी नहीं, इस वजह से क्या होगा, ऑपरेटिव डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या होगा, रिटेन प्लासेंटा, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है और शॉक हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमरेज किस वजह से होता है, ड्यू टू यूटेराइन एटॉर्नी की वजह से। प्यूपेरियम के दौरान क्या क्या हो सकता है मदर के अंदर, सब इन्वोल्यूशन हो सकता है और प्यूपेरियल मॉर्बिडिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? ड्यू टू द इन्फेक्शन, किस वजह से, फ्रॉम द इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस इन द ब्लड लॉस। अब बच्चे में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, पेरीनेटल मॉर्टिलिटी बढ़ सकती है टू कितने परसेंट तक, 50% लेके अंदर। और डेथ जो होती है मोस्टली किस वजह से होती है, ड्यू टू द प्री मैच्योरिटी की वजह से और कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है। और दूसरे जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स हैं, हाइड्रॉप्स फेटालिस है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑपरेटिव डिलीवरी है एंड एक्सीडेंटल हेमरेज है। तो बच्चे में मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है वो ये हो रहा है, पेरीनेटल मॉर्टिलिटी हो रही है। और मदर्स में अलग अलग हो रहे हैं, ड्यूरिंग प्रीपेरियम के अलग हो रहे हैं, लेबर के टाइम अलग कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अलग। अब देखते हैं हम नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है उसका पॉलीहाइड्रोमनॉस का। तो इन्होंने बोला है कि रिसेंटली अभी जो है देयर हैज़ बीन अ फॉलिंग ट्रेंड इन द इंसिडेंस ऑफ हाइड्रोमनॉस ऑफ सीवियर मैग्नीट्यूड। तीन रीज़न क्या है इसके पीछे, कि अर्ली डिटेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ की वजह से, रेस्टलेस आइसो इम्यूनाइजेशन इन द is now preventable and genetic counseling in early month and detection of fetal congenital abnormality with the ultrasound के जरिए हो सकती है and their termination reduce their number in the late pregnancy। ये कहना है रिसेंटली जो है हाइड्रोमनॉस जो है उसका ट्रेंड है वो थोड़ा फॉल कर गया है। क्यों फॉल कर गया है? क्योंकि हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं डायबिटीज़ को और कंट्रोल भी कर लेते हैं। और रेस्टलेस इम्यूनाइजेशन, आइसो इम्यूनाइजेशन जो है अब प्रिवेंटेबल है। दूसरी जेनेटिक काउंसलिंग के जरिए जो होता है अर्ली मंथ में, और कोई भी अगर कॉन्जेनाइटल फीटल एबनॉर्मलिटी है उस अल्ट्रासाउंड से पता कर लिया जाता है और उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। अब ये हाइड्रोमनॉस जो होता है या तो माइनर डिग्री का होगा या सीवियर डिग्री का होगा। अगर वो माइनर डिग्री का हुआ, इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द मिड ट्राइमेस्टर एंड यूजुअली रिक्वायर नो ट्रीटमेंट। यानी अगर हल्का यानी माइनर टाइप का हाइड्रोमनॉस होता है तो वो कब होता है, ज़्यादातर वो देखने को मिलता है हमें मिड ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर हमें कोई भी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती एंड एक्सेप्ट एक्स्ट्रा बेड रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। कोई ट्रीटमेंट नहीं देना, सिंपली आपने ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना है। एक्सेस लिक्वर इज एक्सपेक्ट टू बी डिमिनिश एज प्रेगनेंसी एडवांस। जो ज़्यादा लिक्वर फ्लूइड बढ़ गया है हमारा वो है जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी यानी टाइम प्रेगनेंसी का बढ़ेगा वो खुद ब खुद रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, अगर माइनर डिग्री हाइड्रोमनॉस है। अगर सीवियर डिग्री ऑफ हाइड्रोमनॉस है, in the view of risk involved and the high perinatal mortality rate, the patient should be shifted in a hospital equated to deal with the high risk patient। क्योंकि इसमें क्या है, कुछ रिस्क होते हैं, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, पेरिनेटल मॉर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा है और पेशेंट जो है इस वजह से शिफ्ट कर दिया जाएगा हॉस्पिटल के अंदर टू डील करने के लिए हाई रिस्क पेशेंट के अंदर। जो हाई रिस्क ग्रुप में आ रहे होंगे उनको हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। नीचे इन्होंने एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे रखा है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोमनॉस। कैसे मैनेज करेंगे क्रोनिक हाइड्रोमनॉस को। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रोनिक वाले बंदे जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है ना। पोस्ट पेरेंटल ब्लड ग्लूकोज उनका करते हैं, फिर ABO RH ब्लड ग्रुप चेक करते हैं और होती है उनकी अल्ट्रासोनोग्राफी।
हमने ये सब करा, सारा फौरन एडमिट कराया पेशेंट को। एडमिट करने के बाद ये सारे हमारे चेकअप हुए, उसके बाद देखेंगे क्या, अगर कोई फीटल एब्नॉर्मलिटी आई, जब अल्ट्रासाउंड कराया आपने, कोई एब्नॉर्मलिटी आई तो क्या करेंगे, फौरन टर्मिनेट कर देंगे आप प्रेगनेंसी को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेस्टेशन। यानी कितना ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का, इसको इर्रेस्पेक्टिव आपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। फिर सर्वाइकल राइपनिंग एंड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। ये तो बात हुई अगर कोई एब्नॉर्मलिटी आती है, और अगर मान लीजिए आपने अल्ट्रासाउंड कराया कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं आई, अब क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, आपने देखेंगे वो रेस्पॉन्सिव है ट्रीटमेंट के लिए या नहीं। अगर वो रेस्पॉन्सिव है तो क्या करना है, आपने प्रेगनेंसी जो है उसकी कंटिन्यू रखनी है, मैनेजमेंट करना है ऑफ द कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर, अगर कोई है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको मैनेज करना है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। और अगर जो है वो मैटरनल डिस्ट्रेस है, ठीक है ना, तो उसमें क्या करना है, अगर प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक की है तो आप क्या करेंगे, अमाइनो रिडक्शन करेंगे, ठीक है, उसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। और अगर प्रेगनेंसी आपकी 38 वीक से ज़्यादा की है तो इसके अंदर अमाइनो रिडक्शन करेंगे और करेक्शन लाई करेंगे, अगर ज़रूरत हो जो उसका लाई है माल प्रेजेंटेशन उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे अगर ज़रूरत हो, स्टेबलाइज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीटोसिन ट्रिप के जरिए, और क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन कंट्रोल करेंगे। इस तरीके से आपने क्रोनिक हाइड्रोमनोस वाले पेशेंट को मैनेज करना है। तो ये बात हुई है। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। क्रोनिक वाली जो हाइड्रोमनोस वाली पेशेंट है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट उसमें ये रहता है, हमें क्या करना है, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उसे हमें रिलीफ पहुंचाना है, दूसरा कॉज को फाइंड आउट करना है, तीसरा क्या करना है, हमें अवॉइड करना है, एंड टू डील विद द कॉम्प्लिकेशन। यानी जो उसको पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, उनको उसको रिलीफ पहुंचाना है, दूसरा क्या कॉज है इसका हाइड्रोमनोस का उसको फाइंड आउट करना है, तीसरा काम क्या करना है, जो कॉम्प्लिकेशन है उनको हमें प्रिवेंट करना है, ठीक है, उनसे डील करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर सपोर्टिव थेरेपी देंगे। सपोर्टिव थेरेपी में क्या है, इंक्लूड बेड रेस्ट अगर ज़रूरी है, ठीक है, विद बैक रेस्ट के साथ, और एनाल्जेसिक देंगे एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड ट्रीटमेंट ऑफ द एसोसिएटेड कंडीशन लाइक प्रेक्लेम्शिया और डायबिटीज ऑन द यूजुअल लाइन। ये कह रहे हैं सिंपली सपोर्टिव थेरेपी में आपने ब्रेस्ट रेस्ट करना है अगर ज़रूरी है, बैक साथ में बैक रेस्ट भी देंगे, ठीक है, उसके अलावा एनाल्जेसिक देंगे अगर ज़रूरत होगी, और अगर कोई प्रीक्लेम्शिया है साथ में, डायबिटीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको आप ट्रीट करेंगे, ठीक है। द यूज़ ऑफ डायरेटिक इज़ ऑफ लिटिल वैल्यू। डायरेटिक का इस्तेमाल बहुत ही कम है। इंडोमेथासिन यूजुअली गिवन ओरली टू द मदर, कितना देना है, 25 मिलीग्राम एवरी 6 आवर, हैज़ बीन फाउंड टू बी डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूड। सबसे खास बात यह है इसमें जो एमनियोटिक फ्लूड को कम करने के लिए आप दवा दे रहे हैं, कौन सी दे रहे हैं, इंडोमेथासिन दे रहे हैं। कितनी देंगे, 25 मिलीग्राम 6 आवरली, इससे क्या होगा, आपका एमनियोटिक फ्लूड कम होगा। नेक्स्ट आया इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्यों कराए जाते हैं, आर डन टू एक्सक्लूड, ताकि हमें ये पता चल जाए कोई कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन तो नहीं है, ठीक है ना, विद द अवेलेबल गैजेट्स, ठीक है। इट ऑल्सो डू टू डिटेक्ट द कॉम्प्लिकेशन लाइक जैसे डायबिटीज़ है और राइसिस आइसो इम्यूनाइजेशन है। हम क्या कराएंगे इसके अंदर, जो इन्वेस्टिगेशन है, हम जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं ताकि कोई अगर कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन है तो बिला वजह पूरा 9th मंथ क्यों मदर सफ़र करे, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मल फीटस को साथ में रख के उसको क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई एबनॉर्मलिटी या कॉम्प्लिकेशन है जैसे डायबिटीज़ है, RH आइसोइम्यूनाइजेशन है, तो इसको भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। फर्दर मैनेजमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्स कैसा कर रही है, ठीक है, कितना पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, यानी कितने मंथ की उसकी प्रेगनेंसी है, उस बात पे डिपेंड करेगा, जिससे भी चार्ट में दिखाया था। एंड प्रेजेंस ऑफ फीटल मालफॉर्मेशन, बच्चे के अंदर मालफॉर्मेशन प्रेजेंट है या नहीं है, और कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है या नहीं है। मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी जो है अनकॉम्प्लिकेटेड केस है, यानी नो डिमॉन्स्ट्रेबल फीटल मालफॉर्मेशन, यानी उसके अंदर कोई भी फीटल मालफॉर्मेशन नहीं है, सिंपली आपका अनकॉम्प्लिकेटेड पॉलीहाइड्रोमनोस है। और इसमें क्या करेंगे, रेस्पॉन्स देखेंगे टू द ट्रीटमेंट इज गुड। अगर आपका पेशेंट का रेस्पॉन्स ट्रीटमेंट से अच्छा आ रहा है तो प्रेगनेंसी को, जैसे मैंने अभी चार्ट में बताया था कि कंटिन्यू रखेंगे, अवेटिंग स्पॉन्टेनियस डिलीवरी एट, ठीक है ना। अगर अनरेस्पॉन्सिव है पेशेंट, यानी ट्रीटमेंट के लिए रेस्पॉन्स नहीं है, यानी मदर का मैटरनल डिस्ट्रेस प्रेजेंट है, तो अगर प्रेगनेंसी आपकी 37 वीक से कम है, 37 वीक से कम है तो क्या करते हैं, अगर आपकी लेस देन 37 वीक है, any attempt is made to relieve the distress with the hope of continuation of pregnancy by the amniocentesis। amniocentesis में क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपने, अगर आपकी प्रेगनेंसी 37 वीक से कम है
तो इसमें क्या करेंगे, एमनियो रिडक्शन करते हैं सिंपली, ठीक है। स्लो डीकम्प्रेशन इज डन एट द रेट ऑफ अबाउट कितने रेट पे किया जाता है, वो किया जाता है 500 ml पर आवर, ये याद रखना है आपने। अगर आपकी 37 वीक से प्रेगनेंसी कम है तो इसमें करते हैं एमनियोसेंटेसिस, यानी एमनियो का एमनियोटिक फ्लूइड का रिडक्शन किया जाएगा। कितनी स्पीड से किया जाएगा, 500 ml पर आवर पे। एंड अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज टू बी रिमूव शुड बी सफिशिएंट इनफ टू रिलीव द मैकेनिकल डिस्ट्रेस। और वो जो आप अमाउंट रिलीव उसमें से निकालेंगे वो इतना होना चाहिए ताकि जो पेशेंट को मैकेनिकल डिस्ट्रेस हो रहा है वो आपका कम हो जाए। ऑर्डिनली इट शुड नॉट एक्सीड 1 से 1.5 लीटर से आपका ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपने जो फ्लूइड बाहर निकालना है वो 1 से 1.5 से ऊपर नहीं करना है। बिकॉज ऑफ द स्लो डिकम्प्रेशन चांसेस ऑफ एक्सीडेंटल हेमरेज इज लेस। अगर आप स्लोली डिकम्प्रेशन करते हैं तो एक्सीडेंटल हेमरेज के चांसेस कम होते हैं। मगर लिक्विड एमनाई में अगेन एक्यूमुलेट सूनर और लेटर, मगर ये जो लिक्विड है वो दोबारा से एक्यूमुलेट कर जाएगा जल्दी या फिर देर से। फॉर विच इसके लिए प्रोसीजर में हैव टू बी रिपीटेड, मगर फिर इसकी वजह से दोबारा कलेक्ट हो जाएगा तो हमें ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। हाउएवर इन अबाउट 50% केसेस के अंदर ये होता है कि प्रीमेच्योर लेबर स्टार्ट हो जाते हैं फॉलोइंग एमनियोसेंटोसिस के बाद, ठीक है। अगर ये बात हुई हमारी प्रेगनेंसी अगर 37 वीक से कम की है, तो यानी हमने क्या किया, एमनियोटिक फ्लूइड को रिडक्ट किया और कितनी स्पीड से किया, 500 ml पर आवर किया। और वो भी हमारा जो फ्लूइड हम निकालेंगे वो 1 से 1.5 लीटर से ऊपर नहीं निकालेंगे। और अगर आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा है 37 वीक से, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करना है आपने एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस ड्रेनेज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ लिक्विड टू चेक द फेवरेबल लाई एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस। कुछ हमने क्या करा है, सही अमाउंट में लेके एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला। फिर आप देखते हैं कि पेशेंट उसका फीटस का हमारा लाई क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। उसके बाद स्टेबलाइज करते हैं, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज स्टार्टेड, लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज डन। फिर उसके बाद क्या किया, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन किया। फिर उसके बाद क्या किया, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन किया। ये 1 मिनट मार्क कर लेते हैं, इसको याद रहे ताकि हमें। फिर उसके बाद क्या किया, लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या किया इन्होंने, व्हेन द लाई बिकम स्टेबल एंड द प्रेजेंटिंग पार्ट गेट फिक्स्ड। कब करेंगे आप रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, तब करेंगे जब आपका जो लाई है फीटस का वो आपका स्टेबल हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब फ्लूइड था तो बच्चा क्या होगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो जब आप फ्लूइड कम किया पहले हमने, फिर ऑक्सीटोसिन दिया, फिर हमने करेंगे जब आपका रप्चर मेम्ब्रेन जब करेंगे जब आपका फीटस जो होगा स्टेबल होगा, उसका प्रेजेंटिंग पार्ट जो है फिक्स हो जाएंगे टू द पेल्विस। इससे क्या फायदा होगा, दिस विल मिनिमाइज द सडन डिकम्प्रेशन विद सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा एंड चेंज इन लाई ऑफ द फीटस एंड कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं, अगर फीटस आपका कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी के साथ है, ठीक है ना, हम तो ये बात कर रहे थे नॉर्मल केस की। अब आई नेक्स्ट जो चीज़, अगर आपका फीटस जो है वो है हमारा कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी के साथ, तो इसमें क्या करेंगे, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज डन। इसमें सिंपली आपने याद रखना है, कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी है तो टर्मिनेट करना ही पड़ेगा। टर्मिनेशन ऑफ द pregnancy is done irrespective of the duration of the pregnancy. Amniocentesis is done to drain good amount of liquid. Thereafter, induction by the vaginal PGE2 get PGE2 gel insertion followed by the low rupture of the membrane is done. अगर एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन अगर, इस केस ऑफ गश ऑफ लिक्विड शुड बी इमीडिएटली कंट्रोल बाय प्लेसिंग द पाम ओवर द इंट्राइटिस के ऊपर, ठीक है। टू अवॉइड करने के लिए एक्सीडेंटल हेमरेज को, देयर लाई शुड बी चेक्ड एंड इफ फाउंड लॉन्गिट्यूडनल ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन में बी स्टार्टेड। तो सिंपली आपने क्या करना है, अगर कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी तो टर्मिनेट कर देंगे बिना इस बात की परवाह किए कि क्या ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का। एमनियोसेंटेसिस क्यों करते हैं, ताकि फ्लूइड जो है थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं, इंडक्शन करते हैं वेजाइनली PGE2 का। उसके बाद लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन किया जाता है। अगर ऐसा होता है एक्सीडेंटली कि लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन अकर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा एकदम से गश ऑफ फ्लूइड इमीडिएटली निकलेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, आप पाम रख देंगे ओवर द इंट्राइटस ताकि अवॉइड करने के लिए एक्सीडेंटल हेमरेज को। इससे क्या होगा, जो लाई शुड भी चेक करेंगे और एंड इफ अगर वो लॉन्गिट्यूडनल है तो ऑक्सीडेशन इन्फ्यूजन को हम स्टार्ट करेंगे। अगर लेबर के दौरान क्या करेंगे, ड्यूरिंग लेबर यूजुअल मैनेजमेंट इज फॉलोड एज आउटलाइन इन द ट्यून प्रेगनेंसी, ठीक है ना। इंटरनल एग्जामिनेशन शुड बी डन सून आफ्टर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन टू एक्सक्लूड कॉर्ड प्रोलैप्स। जैसे ही
इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाएगा जैसे ही रप्चर होगी मेम्ब्रेन, ताकि कोई कॉर्ड प्रोलैप्स नहीं हो। अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, स्लगिश है, तो ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा उसके अंदर। अगर इफ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है ना, तो प्रिवेंट करने के लिए पोस्टमार्टम हेमरेज को इंट्रावेनस क्या देंगे, मिथर्जिन दिया जाता है 0.2 मिलीग्राम। इंट्रावेनस क्या देते हैं, मिथर्जिन 0.2 मिलीग्राम पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए। शुड बी गिवन विद द डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर, जैसे ही एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होगी फौरन मिथर्जिन देंगे। One must remain vigilant following the birth of the baby for retained placenta, postpartum hemorrhage and the shock. Esophageal atresia of the baby should be excluded by passing a rubber catheter down into the stomach. ठीक है ना, ये बात हुई हमारी मैनेजमेंट कैसे करना है आपने क्रोनिक हाइड्रामेनोस का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मैं डिस्कस करूंगी एक्यूट पॉलीहाइड्रामेनोस। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है और यूजफुल लगा तो मेरे वीडियो को मेक श्योर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।